आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं एंड इनके बारे में थोड़े से एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक्रूअल वर्सेस कैश मेथड के बारे में। एक्रूअल मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो एक्रूअल मेथड की टांग खींचते हैं। आइए, एक्रूअल मेथड क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कोई एक्सपेंस किया, फॉर एग्जाम्पल रेंट का खर्चा था, लेकिन मार्च में ये खर्चा था, लेकिन इसकी पेमेंट जाकर हुई अप्रैल में। सेम अगर सैलरी की बात करूं तो मार्च की सैलरी हमेशा अप्रैल में पे होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर अगले में पहुंच जाता है, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल शुरू हो जाता है, उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। तो इस बेसिस पर अब बात आप ये बताइए, अगर 1 लाख रुपए की सैलरी थी तो ये खर्चा कौन से ईयर का माना जाएगा? 2021-22 का या 2022-23 का? अगर अप्रैल में जाकर पेमेंट हुई है, अप्रैल 2022 में। तो एक्रूअल मेथड यही बोलता है कि एक्सपेंडिचर जिस ईयर से रिलेटेड है, जिस पीरियड से रिलेटेड है, जैसे कि सैलरी एंड रेंट मार्च 2022 से रिलेटेड है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में चला जाएगा। एंड कैश मेथड इसका टोटल ऑपोजिट होता है। इसमें सीधा सा मेथड ये होता है कि जब भी कैश पे हुआ, कैश या बैंक आप जो भी बोलो, जब भी कैश पे हुआ या रिसीव हुआ, उसी पीरियड में मानते हैं कि 2021-22 की पेमेंट अप्रैल 22 में जाकर हुई, तो ये फिर खर्चा अप्रैल 22 का माना जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो की है, ना कि 21-22 में माना जाएगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस पीरियड से वो खर्चा या इनकम रिलेटेड है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसी पीरियड में। और कैश मेथड में ये होता है कि जब भी एक्चुअल पेमेंट होगा उसका या रिसीव होगा अमाउंट, तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स के अंदर। तो ये था एक्रूअल वर्सेस कैश मेथड। अब चलिए आगे चलते हैं। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब है, हिंदी में अगर बोले तो रूढ़िवादी अप्रोच, यानी कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में जीना, बहुत ही ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना कि अगर आने वाले समय में लॉस होगा किसी वजह से, हमें ये पता है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स के अंदर, आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर होने वाला है वो हम एडवांस में रिकॉर्ड कभी नहीं करेंगे। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच यही कहती है कि आने वाला जो लॉस है, होने वाला लॉस है, उसको हम आज ही रिकॉर्ड कर लें, लेकिन होने वाले प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड ना करें। या फिर इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि एक खर्चा होने वाला है हमारा अगले 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स बाद, तो उसका प्रोविजन अभी से बना लेते हैं। लेकिन अगर 6 मंथ बाद कोई फायदा होने वाला है तो उसके अगेंस्ट में रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोलता है। इसके बाद में गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये आप किस तरीके से इसको समझते हैं और मैं किस तरीके से समझाता हूं, दोनों में कितना अंतर है आप अभी अपने आप एनालाइज करना। गोइंग कंसर्न मतलब चलते जाना। तो जो बिजनेस ओनर है उसको बुक्स इस तरह से चलानी है, बुक्स रिकॉर्ड इस तरह से करनी है, प्लस में जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो भी इस तरीके से करनी है कि जो चेक करने वाला है अकाउंट्स को, उसको ये लगे कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न यानी चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्रांजैक्शन से मैं समझाता हूं
अगर बिजनेस ओनर अपनी मेजर एसेट्स सेल कर रहा है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन होता है, जो भी वो बिजनेस करता है, और वो सभी की सभी एसेट्स एक बार में सेल कर रहा है, एंड ये जब ऑडिटर चेक करता है तब उसको डाउट हो सकता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन यहाँ पर हिट की गई है, यानी कि ये बिजनेस लंबा चलने वाला नहीं है। और ऐसा अगर बड़े बिजनेसेस के केस में होता है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो वहां पर उनके शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गिर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, ये वाला एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, तो हमेशा गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो की जानी चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है। उसके बाद में लास्ट में है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन के मैंने लिखा है एक्टिविटी कंप्लीट प्लस में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर। रिवेन्यू को आप तब रिकॉर्ड कर लीजिए बुक्स के अंदर जब आपने जो काम करना, जो सर्विस प्रोवाइड करनी थी, वो सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट पे इनवॉइस रेज कर चुके हैं पार्टी को, एंड अब जो रिस्क एंड रिवार्ड जो है दोनों के दोनों जो आपकी पार्टी है उसके पास पहुंच चुका है, यानी अब उससे कोई फायदा या नुकसान जो होगा वो आपके परचेजर यानी आपके कस्टमर को ही होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो उस मोमेंट पे आप अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए इनकम की साइड में। तो ये थी कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग जो कि बहुत ही बेसिक अजम्पशंस होती हैं, एंड ये 11th की क्लास के अंदर ही पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है अकाउंटिंग का। तो इसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर ग्रिप नहीं बनी तो आपको बाकी अकाउंटिंग आप कर तो लेंगे क्वेश्चंस, लेकिन जब आप रियल लाइफ में उसका इम्प्लीकेशन करने जाएंगे तब आपको दिक्कतें आएंगी अगर इन चीजों को फॉलो नहीं किया। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस।